डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरे कई स्टूडेंट इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है लेट होगी, लेकिन फिर भी आप जगे रहेंगे ऐसी भी आशा है। सिफ्ट 1 यूजीसी नेट जो अभी जून 15 को एग्जाम हुई है, जून 2023 साइकिल, जिसका आंसर की उन्होंने कल ही निकाला है। चैलेंज करने का टाइम है। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंज करने जैसा दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी और कई टिप्स एंड ट्रिक एंड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट किधर किस डायरेक्शन में पेपर को ले जा रहा है, ये भी थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो ये उनके लिए भी जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो देने वाले हैं दिसंबर साइकिल में, सबके लिए बेहद उपयोगी होगी, और किसी भी एग्जाम के लिए, बिकॉज ये तो पॉल साइंस की एक तरह से मदर एग्जाम है। सो लेट अस बिगिन पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जून 2023 साइकिल शिफ्ट 1 की पेपर एनालिसिस। इसमें 100 क्वेश्चन है, मैंने 90 एनालाइज किया क्योंकि 10 जो हैं वो कंप्रिहेंशन है, उसको मैंने छोड़ दिया, और वो आसान भी हैं, वो आपके एक तरह से सेवर हैं। अब यहाँ पे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ही जो ये सेट मिला होगा जिनको भी, उनको बाउंसर लगा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑब्जर्व वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेहरूवियनिज्म, मिलिटेंट नेहरूवियनिज्म, क्लासिकल नेहरूवियनिज्म एंड पोस्ट कोल्ड वॉर नेहरूवियनिज्म। अब ये तो बिल्कुल, देखिए जहां भी मैंने अर्बिट लिखा है ना, वहां कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मुस्कुरा के छोड़ सकते हैं, या जो मैंने आपको बताया है कि लास्ट में सब में ए बी बी सी सी कर सकते हैं, इसलिए इसमें टाइम देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप यू कैन नॉट गैस इस चार में से किसने कहा हुआ, कुछ आप गेस नहीं कर सकते। इसका सही आंसर मैंने टिक मार दिया है, दैट्स ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू नॉर्मेटिव ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये क्वेश्चन है जहां आपको दिमाग डालना है, और ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है इस पेपर में, जहां पे कि आप ट्रिक एंड टिप्स से जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ब्रूट नॉलेज से नहीं, और बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पे देखिए रॉबर्ट, पहले आप इसको देखिए, तीन यहां पे हैं जो नॉर्मेटिव ट्रेडिशन से रिलेटेड हैं, इसका मतलब दो नहीं है, आपको दो एलिमिनेट ज्यादा अच्छा है। रॉबर्ट डहल हम सब जानते हैं कि वो इंपेरिकल ट्रेडिशन के थिंकर हैं। वी शुड नो, यदि आपने वाइड रेंजिंग पढ़ाई यूजीसी नेट के लिए की है तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप सी को एलिमिनेट कर दीजिए, तो सी यहां एलिमिनेट हो गई, यहां एलिमिनेट हो गई। अब आपको इन दोनों में देखिए ए डी कॉमन है, आप गौर कीजिए, तो ए और डी आपको सही हो गया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ए और डी, केवल एक आपको खोजना है, ई या बी में से एरिक वॉगलिन है या ई है आर्थर, आर्थर बेंटली होने चाहिए, बट बार्टले इन्होंने लिखा। एनीवेज, यदि आपने यूजीसी नेट के लिए वाइड रेंजिंग पढ़ाई की, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं क्योंकि ये सब मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, तो एरिक वॉगलिन मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था, पहले भी आ चुकी है कि ही सपोर्टेड नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। जब पॉलिटिकल थ्योरी का डिमाइस पे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने सपोर्ट किया था, इससे आपको आइडिया मिला होगा कि ये नॉर्मेटिव ट्रेडिशन को सपोर्ट करते हैं। तो बी जो है वो होगा, ना कि ई होगा। यदि आर्थर बेंटले है तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ए डी और ई, तो आप सॉरी, ए बी डी 4। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां लिख भी दिया है टिप्स कि एलिमिनेट सी इंक्लूड बी, और आपको आंसर मिल जाता है। इस टाइप के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन है इसमें, जहां पे कि आप केवल कूल अपना सेल को, ब्रेन सेल को थोड़ा ठंडा रख करके आप टिप्स से, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। Who among the following dismiss the idea of natural right as rhetorical nonsense? अब ये तो एकदम, ये सब लड्डू क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन करीब इसमें 8-10 हैं जो कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं जेरेमी बेंथम ने नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट कहा था नेचुरल राइट को, वो लीगल राइट के पक्षधर थे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया, हाइजीन एंड मोटिवेशन थ्योरी, इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिया है, जिसमें कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन, इसमें से कौन कौन से फैक्टर हैं। जो हाइजीन फैक्टर है वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, ये मोटिवेशन फैक्टर है, इतना आपको पता होगा यदि आपने इसको थोड़ा पढ़ा है तो। और ये भी पता होगा कि सैलरी, वर्किंग कंडीशन जो है वो सब हाइजीन फैक्टर में आते हैं। यदि सैलरी को ही केवल ले ले, डी को एलिमिनेट यदि करें, डी नहीं होना चाहिए इसमें, तो डी यहाँ है, डी यहाँ है, डी यहाँ है, सीधा आपका आंसर मिल जाता है, एक एलिमिनेशन से आपका सीधा आंसर मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है
थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं इसको डिफिकल्ट मार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या, बाकी तो आप कर लेंगे, इसमें से आपको 3 जो है करेक्ट है, तो एक ही इनकरेक्ट खोजना है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन वाज रिटन ओरिजिनली इंग्लिश, आपको लगेगा शायद इंग्लिश में लिखा हो, लेकिन ये एक्चुअली मराठी में लिखा गया था, तो ये गलत हो जाता है। तो ए कोई भी हटा देंगे तो बी सी डी आपका आंसर मिल जाता है। बाकी ये तीनों सही हैं, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, और ये सब बहुत फेमस रमाबाई के बारे में है। लेकिन ये जानना कि ये मराठी में लिखा गया है, थोड़ा यदि आपने डीपली रमाबाई को पढ़ा है तभी जान पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट, लेकिन अर्बिट नहीं है। 3-part typology of theories of globalization developed by Held and McGraw include the following। ये क्वेश्चन आपको अर्बिट लग रहा होगा, लेकिन ये अर्बिट नहीं है, क्योंकि कई जगह मैंने बताया कि डेविड हेल्ड ने ग्लोबलाइजेशन पे काफ़ी लिखा है, तो वो तो यहाँ भी बताया जा रहा है। और ये भी मैंने बताया है कि ग्लोबलिस्ट, ग्लोबोफोब्स जो उसके स्केपिस्ट कहते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो कि बीच बीच में आते हैं, जो ये कहते हैं कुछ मामलों में तो ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, कुछ मामलों में बुरा है। तो ये 3 मैंने कई बार बताया है, तो इसको आप गेस कर सकते हैं। और इसमें से इसमें से आपको यही कह रहा है कि कौन नहीं है, समझ लीजिए, क्योंकि इंक्लूड है इसका मतलब कि एक नहीं है, तो एक जो है वो कल्चरलिस्ट नहीं है। आप जान सकते हैं कि ग्लोबलिस्ट, स्केप्टिक्स और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, ये 3 तो हैं। तो ये क्वेश्चन आसान है, मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। ये क्वेश्चन भी मतलब मीडियम है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसका कारण साइनो है। साइनो मतलब चाइना, जहां भी साइनो आएगा, साइनो इंडियन, तो C2, और C2 से आप जो है 50-50 गेम खेल लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे पेट्रोनैस जो सॉरी एरामेको जो इसकी है साउथ अरेबिया की, ये भी बहुत अभी न्यूज़ में था, क्योंकि रिलायंस पेट्रोलियम ने इसके साथ कुछ किया था, टाई अप भी किया था, या कुछ खरीदारी की बात हुई थी। एरामेको काफ़ी न्यूज़ में था। तो डी का 3 यदि आप देखेंगे तो इन दोनों में ही डी का 3 है, तो इससे आपका काम नहीं बनता है, क्योंकि सी का 2, डी का 3 यहाँ दोनों ही है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको गेस करना है कि टोटल फ्रांस का है या पेट्रोनास जो है वो फ्रांस का है। तो आप नाम से भी आप जान सकते हैं कि जो है पेट्रोनास और मलेशिया है, तो आप तो अंदाज लगा सकते हैं। मैंने भी अंदाज ही लगाया, मैं भी बहुत श्योर नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि पेट्रोनास मलेशिया का होगा एंड टोटल एनर्जी जो है वो फ्रांस की होगी, और यही सही निकला। तो इस तरीके से आप कई बार गट फीलिंग, लेकिन 50-50 तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और टोटल फ्रांस का है तो ए का 4, तो आपका ये, तो इसलिए मीडियम टू डिफिकल्ट आप कह सकते हैं, लेकिन अर्बिट नहीं है ये। ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। ये सब लड्डू क्वेश्चन कुछ कुछ टपक पड़ते हैं आपको खुश करने के लिए। नरसिम्हा राव, आप जानते हैं 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ था, बाद में मोदी जी ने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया 2014 में। हु कॉल्ड नेहरू, पटेल, प्रसाद एंड आजाद एंड ओलिगार्ची। ये सब बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है यूजीसी नेट के लिए। आपको पता है ग्रैनविल ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, उसमें उन्होंने ये कहा था। ओलिगार्ची नेहरू, पटेल, प्रसाद, आजाद का था। ध्यान दीजिए, इसमें अम्बेडकर नहीं है। Which of the following are correct with regard to neo-realism in international politics? अब देखिए यहाँ पे अगेन 3 है, इसका मतलब एक आपको जस्ट हटाना है, और आप सब चारों को पढ़ेंगे, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये सब सही है जो इन्होंने लिखा है अनार्की के बारे में, क्या उसका असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, सिक्योरिटी डिलेमा कैन बी कॉल्ड एज बिल्डिंग अप स्टोर्स ऑफ मिलिट्री वेपन फॉर ऑफेंसिव पर्पस। नो, सिक्योरिटी डिलेमा जो जॉन हार्ज ने दिया है, यदि आप उसको थोड़ा भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कि ये डिलेमा है, ये नहीं है कि आप आर्म्स बढ़ाते जाओ। इनफैक्ट ये एक पार्ट है, लेकिन होता क्या है कि आप सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आप आर्म्स रेस में पड़ते हो, लेकिन जो आपका पड़ोसी होता है या जो आपका प्रतिद्वंदी होता है, कंपटीटर होता है, वो भी जो है उतना ही आर्म्स और एक्वायर कर लेता है। तो दोनों जो है इक्वली वल्नरेबल रहते हो एक दूसरे से, मतलब आपको सिक्योरिटी कुछ इन्हांस होती नहीं है। जैसे मान लीजिए, क्लासिक एग्जांपल है, इंडिया ने मान लीजिए न्यूक्लियर बॉम्ब एक्वायर कर लिया, पाकिस्तान ने भी कर लिया, तो क्या हुआ, दोनों अनसिक्योर हैं। तो ये, इसको डी को आपको हटा देंगे तो ए, बी, सी मिलेगा, और आसानी से आप कर पाएंगे। ये बाकी तीनों सही है, आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है। उसका कारण यह है कि पावर इलीट जो है वो
सी राइट मिल, ये तो बहुत ही घिसा पिटा है, बी का 1, और बी के 1 से ही ये क्रैक हो जाता है, इसका मतलब ये सुपर इजी है। बाकी तो इसको मैच कर लीजिएगा, जस्ट मैच करके, बिना मैच किए हुए और देखे हुए आगे मत बढ़िएगा। अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ये जो डीपीएसपी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कौन आया है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्योंकि बिल्कुल सटा सटा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मैंने सब दे दिया है, तो इसके अनुसार से ये सही होता है। थोड़ा डिफिकल्ट मैं इसको मान सकता हूँ कि इतना याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन कई स्टूडेंट हैं जो कि मैंने कहा भी है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बिल्कुल याद कर लीजिए किस आर्टिकल में क्या है, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। आप थोड़े बहुत गेस भी कर सकते हो, गेस मतलब टिप्स मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आप ये कर सकते हो कि विलेज पंचायत जो है वो 40 होगा, यदि आपको ये पता है, मान लो बाकी पता नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि लिविंग वेजेस जो है वो 43 है सपोज आपको, या राइट टू वर्क जो है वो 41 है सपोज आपको पता है। इसका मतलब क्या है कि पहले ए आएगी और फिर जो है राइट टू वर्क, तो बी आएगा, ए बी क्रम होना चाहिए। अब ए बी देखिए कहाँ है, ये बी ए है कट गया, ये ए बी है होगा, ये बी ए है कट गया, ये जो है ए बी, तो आप इससे 50-50 गेम खेल लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ एक सीक्वेंस केवल यदि आपको पता हो तो 50-50 गेम खेल लेते हैं, फिर एक दूसरे से आप इसको क्रैक कर सकते हैं, एटलीस्ट 50-50 तो गेस कर ही सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू जॉन वाल्के, एकदम अरबिट है, बिल्कुल मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए, ये है इसका सही आंसर, पढ़ लीजिएगा यदि आपको इंटरेस्ट हो। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट भागीदारी अप्रोच टू डेवलपमेंट, डिफिकल्ट है लेकिन अरबिट नहीं बोलेंगे, दिल्ली सरकार ने किया है, इसमें सब कुछ सही है, मतलब इसमें बेसिकली RWA और गवर्नमेंट इन सबको मिला करके, मतलब सरकार के साथ भागीदारी है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी या पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस कह लीजिए, उसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा ये नहीं है ट्रेडिशनल, तो ये केवल यही गलत है और यही पूछा जा रहा है। When the International Day for Universal Access to Information celebrated, एकदम अरबिट है, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए, 28 सितंबर इन्होंने आंसर कहा है, मैंने चेक भी नहीं किया, जो इन्होंने कहा मैंने टिक मार दिया। Which among is the these revolutions were not concerned, resolutions sorry, were not concerned with minority right, इसको आप चैलेंज मेरे हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जो कराची रिजोल्यूशन था इसमें ना इन्होंने क्या गलती किया है, नॉट पूछा है, जबकि इसमें होना चाहिए कि इसमें से कौन जो है नहीं था, मतलब यदि मान लीजिए नहीं पूछना था तो इसका सही आंसर ट्रिपल तलाक होना चाहिए था। आपको पता है कि ट्रिपल तलाक में कोई माइनॉरिटी राइट नहीं है, कोई माइनॉरिटी को राइट है, इनफैक्ट ये तो ये था कि मुस्लिम में जो औरतों के साथ एक जो हो रहा था माइनॉरिटी के नाम पे या एक कल्चर के नाम पे, उसको हटाया गया था। इसके अलावा इन सब में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी राइट है एबीसी में, जबकि इन्होंने उल्टा आंसर दिया है, इन्होंने इसका आंसर दिया एबीसी। इवन कराची रिजोल्यूशन में भी माइनॉरिटी राइट की बात थी, और जो ये साहबानों में जो इन्होंने जो बिल लाया था वो तो बिल्कुल माइनॉरिटी राइट ही थी, जिससे कि वहाँ जो मेहर की रकम पे ही केवल रोक देना और कोई मेंटेनेंस नहीं देना उस पर था तलाक के बाद। तो इसीलिए ये एबीसी कहना इनका गलत है, इसको आप और थोड़ा सा चेक कर लीजिए, बहुत सारे आपको सबूत मिल जाएंगे कि इन सब में माइनॉरिटी राइट था, और इसके बेसिस पे आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये चैलेंज करने लायक है। 17 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज और प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय इंडिया टू लिंक इंडियन ओशन रिम कंट्रीज, ये भी थोड़ा नेम मुझे लग रहा है गलत है, इसका नाम सागर प्रोजेक्ट है, ना कि सागर पंचायत, और यहाँ सागर पंचायत लिखा है, आप चाहें तो इस पे भी आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और ये भी पूरी तरीके से इंडियन लिंक इंडिया टू इंडियन ओशन रिम कंट्रीज, आयरा कंट्री, आई डोंट नो, और थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन इसका सही आंसर सागर पंचायत दिया गया। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस आंसर। Who among us this said concerning caste in India, every society gets encumbered, मतलब बोझ ढोता है, encumbered with what is trivial, with dead wood from the past, and with what is positively perverse. तो ये कहना यहाँ पे देखिए क्या है, आप गेस कर सकते हैं, मैंने भी इसको गेस किया था कि ये अंबेडकर नहीं कहेंगे, क्योंकि अंबेडकर नहीं कहेंगे कि इसको सहना पड़ता है, अंबेडकर तो तोड़ के चले गए ना हिंदुइज्म छोड़ के, तो इससे आप गेस करते हैं। गांधी जी कास्ट सिस्टम पे इतना कभी भी तल्ख नहीं होते थे, तो इन दोनों को आप हटा करके 50-50 कर सकते हैं। जॉन ड्यूई जो है वो अंबेडकर जी के गुरु रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और पॉल ब्रास ने भी इंडिया में काफ़ी लिखा है। इसका सही आंसर इन्होंने दिया है जॉन ड्यूई,
जो कि 50-50 गेम से आप जस्ट गेस कर सकते हैं। 50% आपका चांस सही होने का है कि पॉल ब्रास होगा या जॉन डेवी होगा। हु इज द ऑथर ऑफ व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थ्योरी? अब व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन फिर भी इतना ये नहीं है, बहुत रन ऑफ द मिल नहीं है, बहुत नोन क्वेश्चन नहीं है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्टिन वाइट ने लिखा है। मार्टिन वाइट इंग्लिश स्कूल जो इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल है उसके एक बहुत प्रोमिनेंट थिंकर रहे हैं। ये क्वेश्चन सब बहुत आसान है, निकोलस हेनरी ने जो अरेंज किया है स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें देखेंगे तो आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, आपको पूरा जानना नहीं है। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी से शुरू होती है, तो ए से शुरू होता हुआ और अंत कहाँ होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट 70s से, तो ए से शुरू और सी से अंत। केवल एक ही है ऐसा जिसमें कि ए पहले और सी बीच में क्या है उससे आपको फर्क भी नहीं पड़ता है। Who among the following holds the view that the globalization is transformationalism? अब यहाँ पे आपको फिर वही है जो डेविड हेल्ड जो है, आप यहाँ इसलिए गेस कर सकते हैं कि पहले ही आपको एक क्वेश्चन में इसने बता दिया है कि डेविड हेल्ड ने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट एंड एस्केपिस्ट और ग्लोबलिस्ट इस तीन तरह के ग्लोबलाइजेशन के एटीट्यूड को बताया है। तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से लिंक है, और ऐसे लिंक जो है 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इसी पेपर में आपको एक हिंट दे देता है और आप उसका आंसर खोज लेते हैं, आगे बताएंगे। तो ये पहला पेयर है इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन का जिससे आप डेविड हेल्ड को यहाँ गेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको एक तरह से आसान क्वेश्चन माना है। और इन्होंने जो बुक लिखा है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस, आप इसको याद रखें। ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि इंडिविजुअलिज्म क्या कहेगा कि स्टेट कैसा होना चाहिए, मतलब ये कह रहा है कि अब यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 5 है, इसका मतलब एक है जो इंडिविजुअलिज्म नहीं एक्सेप्ट करेगा कि स्टेट का क्या फंक्शन है। आप जब पढ़ते जाएंगे कि फॉरेन एग्रेशन से बचाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट एपिडेमिक्स, चलो जो भी करे, इंडिविजुअल की जान बचाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, कभी इंडिविजुअलिस्ट नहीं कहेंगे कि आप रॉबिन हुड बनो कि अमीरों से छीनो और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कभी नहीं करेंगे। तो यदि आप ई को उड़ाएंगे तो ई और एक ही बच जाता है, इजी। Who said it is better to suffer wrong than do wrong? इसका जो पूरा लाइन है बहुत ब्यूटीफुल है। It is better to suffer wrong than do wrong because you can remain the friend of the sufferer. Friend of the sufferer. Who would want to be the friend and have to live with a murderer? Not even another murderer. सोचिएगा ये लाइन कितना डीप है। It is better to suffer than do wrong to others. Hannah Arendt. हाना आरेंट को आप कौन नहीं जानता, और ये तो आपके सिलेबस में है, तो शायद ये क्वेश्चन इतना अरबिट नहीं है, लेकिन फिर मैंने अरबिट मार्क किया है क्योंकि हु सेड ऑलवेज अरबिट होता है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन सीक्वेंस, ये इसलिए बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये लॉक की बुक है और ये हॉब्स की है। यदि आप इसको छोड़ भी दें कि कौन सी बुक है, वैसे ये जॉन ऑस्टिन की बुक है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड। जॉन ऑस्टिन जो है मोनेस्टिक एंड लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी दिया है। लेकिन यदि इसको आप नहीं भी जानते हैं इसके बारे में, तो आप देखिए ये तो आप जानते हैं कि पहले हॉब्स आए हैं और फिर रूसो, तो डी बी होगा। और यहाँ देखिए डी बी, यहाँ पे बी डी है नहीं होगा, यहाँ पे बी डी है नहीं होगा, यहाँ पे बी डी है नहीं होगा, और केवल इससे कि डी पहले आएगा बी बाद में आएगा आप इसको क्रैक कर लेते हैं। और ये सब कब कर पाते हैं आप, और ये सब मैंने किया है, मैंने भी इसको ऐसे ही सॉल्व किया है। ये तब करते जब आपका ब्रेन सेल ठंडा होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जाम में मुस्कुराते हुए एग्जाम दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम आपको ये बता रहा है कि ब्रूट नॉलेज से यूजीसी नेट आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। आप अपने होश को बनाए रख करके, बुद्धिमानी से और वाइड रेंजिंग स्टडी करके, और इसमें कोई रोने धोने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब स्टूडेंट दे के एग्जाम आए थे तो इतने परेशान थे सर। आप ये कभी मत एक्सपेक्ट कीजिए यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा। ये आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, ये आपको ये टेस्ट करता है कि आपने वाइड रेंजिंग पढ़ाई की है कि नहीं, और फिर आप वहां पे ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं कि नहीं। वहीं पे आपको जूझना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, और कितने सारे भी देखा आपने एलिमिनेशन से कैसे बन जाती है, कैसे आप गेस कर सकते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding new public management?
ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम बचा रहा हूँ। एनपीएम हैव एट्रीब्यूट्स लाइक रॉ ब्यूरोक्रेटिक पावर, नो इंटरनलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन, नो ये डिसेंट्रलाइजेशन था, कंसंट्रेशन जैसे ही आया इसका मतलब एनपीएम नहीं है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। बाकी तीनों बिल्कुल एनपीएम के हैं, मतलब फीचर्स आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए कितना आपको इंटेलिजेंटली आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन और ग्रुप हैज लास्ट आउट एट मायोनिज्म, मतलब एल्टन मायो की जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी थी, एंड ब्रांडेड द हॉथरेनियन रिसर्चर्स एज कॉ सोशियोलॉजिस्ट। अब आप सोचिए कि आपको पता है कि हॉथरेनियन प्लांट जो है यूएसए में थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक की थी, शिकागो के पास में थी, तो इसको जो भी बुराई करेगा वो यूएसए के ही कोई ग्रुप करेगी ना, यूके, फ्रांस, जर्मनी का क्यों करेगा, आप गेस कर सकते हैं, और एक ही यूएसए का है, तो ये क्वेश्चन इसलिए आसान बन जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट डिस्क्राइब लुसियन पाई, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है या फैक्ट है कि लुसियन पाई ने 6 क्राइसिस पॉलिटिकल डेवलपमेंट का दिया था, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें कि वेलफेयर क्राइसिस नहीं है, बाकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिटी, लेजिटिमेसी, पेनिट्रेशन, अदर्स जो है आप पढ़ सकते हैं, ये हैं। तो इसको डी को यदि आप हटा देंगे, डी डी डी, तो एबीसी बचे। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड 12 टाइप ऑफ कॉलोनियलिज्म, अब यहाँ पे आप इसको नहीं बना पाएंगे क्योंकि ऑर्बिट आपको लगेगा, लेकिन आगे इसका आंसर दिया हुआ है, आप चल के बताएंगे, आगे आपको बताया हुआ है कि नैन्सी शूमेकर ने इन्होंने ही खुद बता दिया, आप आगे चल के देखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन जो है हिंट वाले क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। ये एकदम ही ऑर्बिट है मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें ऑर्बिट मतलब अननोन कह लीजिए, अननोन बुक्स हैं, अननोन ऑथर हैं, बर्नार्ड क्रिक भी नोन है लेकिन उनकी जो बुक है वो अननोन है, तो इसका सब याद कर लीजिए, कहीं शायद ये सब बुक कहीं कहीं और टपक पड़े तो आपको फायदा हो जाए। गवर्नर को इसमें पूछा जा रहा है कि किस किस तरह के पार्डनिंग पावर है, ये थोड़ा भी यदि आपने गवर्नर के पार्डनिंग आर्टिकल को देखा है, कितने में है 161, या चेक कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि ये सब है, वो सस्पेंड कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, रिमिशन दे सकता है, पार्डन दे सकता है, तो इसमें चूंकि ऑल है तो आप गेस भी कर सकते हैं, और ऐसा है भी। हेंडरसन ब्रुक रिपोर्ट बिल्कुल आपको ऑर्बिट लगेगा, मुझे भी पता नहीं था कि ये चाइना वॉर में जब हम लोगों की एक तरह से हार जैसी हो गई थी 1962 में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बनाया था कमेटी, जिसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक भी नहीं की गई कि क्यों ऐसा हुआ था, इंडियन आर्मी ने क्यों ऐसा परफॉर्म किया, तो ये 1962 साइनो इंडियन, यहाँ भी साइनो देखिए, साइनो इंडियन वॉर। When Open Skies Agreement between India and USA was signed, इसे बहुत डिफिकल्ट है, डेट याद रखना, 2005 में हुआ था, डिफिकल्ट। इनफैक्ट 1992 में जो है यूएसए ने कई कंट्री के साथ ओपन स्काई पॉलिसी किया था। ओपन स्काई पॉलिसी क्या होती है, मतलब एक्सेस आपको मिलता है उसके स्काई में, वहां से फ्लाई करने की। ये जो है एल्टन मायो के हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट, जो ग्रुप डायनेमिक्स पे उन्होंने जो किया था, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट था, यस, जिसमें उन्होंने रेट बस्टर, चिजलर, स्पिलर दिया था। ये मैं कई जगह में बता चुका हूँ कि ये क्या है। तो रेट बस्टर वो है जो कि जो ग्रुप जो तय करता है उससे कम काम करता है, उल्टा है, रेट बस्टर वो है जो ग्रुप जितना कहता है, ग्रुप की जो नॉर्म है उससे ज्यादा वर्क कर देता है, रेट को बस्ट कर देता है। चिजलर जो है वो है जो कि बहुत थोड़ा काम करता है, जो ग्रुप नॉर्म से तय होती है। स्क्विलर चुगलखोर होता है, इसको यदि आप देखेंगे तो आसानी से आप ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट रानी, मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल डिफिकल्ट है, इनका आंसर भी मैंने ठीक कर दिया। ये सब को जस्ट आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए। 35 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, तिलक पे है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं स्वराज्य का, तिलक इज नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज्य, तो उसमें से ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। सो यहाँ यदि आपको देखिए कि ऑप्शन को देखते हैं पहले, यहाँ एक गलत है, तो एक गलत खोजना ज्यादा आसान है 3 सही खोजने से। मोरल नेसेसिटी, धर्मा, ड्यूटी, ओके, इट वाज लाइफ सेंटर्ड ऑन अदर्स एंड डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। अब बताइए स्वराज कभी डिपेंडेंट हो सकता है? ये ऐसा आउटलैंडिश स्टेटमेंट देके आपका काम आसान कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। सी को यदि आप हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा, ए, बी, डी। आपको एक ही तो गलत ढूंढना था, तो आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन क्यों क्रैक हुआ था, मैंने यहां पे कर दिया है कि
यदि आपने इतना भी पढ़ा है कि रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम कॉन्सेप्चुलाइज किया था, उसमें उन्होंने पार्टी ऑफ प्रेशर, पार्टी ऑफ गवर्नमेंट, पार्टी एट मार्जिन, ये सब कॉन्सेप्ट दिया था, तो इससे आपका एक क्रैक हो जाता है। पार्टीज ऑफ प्रेशर और वन, सी का वन, और सी का वन केवल एक है, इससे ये आपको लकीली आपको ये क्रैक हो जाता है, अदरवाइज डिफिकल्ट। लेकिन बाकी को मिला लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो कांचन चंद्रा एंड प्रणब वर्धन ये सब काफ़ी पूछे जाते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे जो है उसको देख लीजिए, आगे आपको एक से भी काम चल जाता है। इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आगे आप मैच कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन बाय लक जो है कई स्टूडेंट के लिए आसान होगा, बिकॉज ऑफ रजनी कोठारी। Who said that national program cannot be fixed according to ideology, and if people want it, let them elect astrologers to govern the country, and if they believe in astrology out of ignorance, let us combat it। इस तरह का जो साइंटिफिक टेम्पर रखना, नेशनल प्रोग्राम, नेशनल प्लानिंग, ये सब की बातें करना, आप गेस कर सकते हैं कि नेहरू जी ने कहा होगा, सही आंसर यही है। लेकिन यस, ऑफ कोर्स ये गेस वर्क है, इसलिए ये मीडियम टू डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह की बातें सरदार पटेल नहीं करते थे, मतलब इस तरह का साइंटिफिक टेम्पर। केटी साहब में आप हो सकता है कंफ्यूज, अंबेडकर भी इस टाइप की बातों पे उनका ज़्यादा नहीं, सोशल रिफॉर्म पे ज़्यादा उनका व्यू था, तो नेहरू जी से आप इसको अटैच कर सकते हैं। बीजिंग कंसेंसस, जस्ट लाइक वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो यूएस की न्यू लिबरल पॉलिसीज को एक्सेप्ट करता है वर्ल्ड वाइड, उसी तरह बीजिंग कंसेंसस क्या है इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिबेट। ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं कि चाइनाज मॉडल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि और बाकी आप देखेंगे तो डेवलपमेंट से क्या नाता है, पीसफुल रिलेशन विथ नेबरहुड, नो डेवलपमेंट से नाता नहीं है, डिफेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट से नाता नहीं है, डेवलपिंग अफ्रीकन नेशनल यूनिटी, वाई, वो तो कोई इधर उधर की बातें हो गई। तो आप कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि ये सही है और यही सही है। 39 नंबर क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, इसको मैंने ऑप्शन छोड़ दिया क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन होता है दोनों स्टेटमेंट सही, दूसरा ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट गलत, और तीसरा होता है पहला सही दूसरा गलत, चौथा जो है उल्टा है, दूसरा सही पहला गलत। तो स्टेटमेंट वन है ट्रीटीज ऑफ लॉक, मतलब जो सेकेंड ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट है, ट्रीटीज ऑफ लॉक इज ए गन विथ टू बैरल, मतलब दो उसके दुनाली है, दो उसमें मतलब मुंह है। वन विच इज डायरेक्टेड अगेंस्ट रॉबर्ट फिल्मर, आपको पता है उन्होंने उसके पैट्रियार्की और डिवाइन राइट थ्योरी पे एक तरह से क्रिटिसाइज किया था या अटैक किया था, उसको रिफ्यूट किया था, और हॉब्स का जो ह्यूमन नेचर है उसको भी रिफ्यूट किया था, तो ये बिल्कुल सही है। It is true that Locke fully realized that for the full establishment of his new theory of state and obligation, he must refute both Filmer and Hobbes। क्योंकि ये इसी को सपोर्ट करता है, तो यदि ये सही है तो ये सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन वन सही है। आसान क्वेश्चन। Who refers to the new economic policy in 1991 as tipping point transformation? आपको यहाँ पे ये अर्बिट लगेगा, लेकिन आगे यदि आप यहाँ नहीं कर पाएंगे तो आगे आपको इसका आंसर दिया हुआ है इसी पेपर में। ये दूसरा क्वेश्चन है जहां पे कि आंसर खुद ही पेपर में दिया हुआ है, बिकॉज बाद में बोलता है कि राहुल मुखर्जी ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी पे कॉन्सेप्टलाइज किया उसमें से क्या सही है क्या गलत है, तो आप जानते हैं कि ये राहुल मुखर्जी के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है, बिकॉज इन्होंने हिंट खुद ही क्वेश्चन पेपर में दे दिया। और ये एक नहीं तीन तीन ऐसे क्वेश्चन है, दिमाग को बस ठंडा रखिए। ये पूरा पेपर चीख चीख के कह रहा है कि यूजीसी नेट क्रैक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ब्रूट नॉलेज है, नो नो नो। आप दो आपके रिक्वायरमेंट है, आपको खूब वाइड रेंजिंग पढ़ाई होनी चाहिए, ढेर सारे क्वेश्चन आपने देखे होने चाहिए जिससे कि कुछ कुछ कहीं कहीं से आपको याद आए, और सेकंड अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखिए और वहीं पे टिप्स ट्रिक एलिमिनेशन टेक्निक्स गेस इंटेलिजेंस सब कुछ कीजिए। ये तो आसान है बिकॉज आप जानते हैं कि मॉरिस जॉन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म दिया, ये कई जगह मैंने अपने गाइड से लेकर हर जगह दिया है। तो ए का 3 और ए के 3 में ही आप जो है 50-50 गेम जो है वो खेल लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो ए के 3 के साथ बी का 2 है, इसका मतलब कि B2 जो है कि पॉल एप्पलबाय ने एक्सट्रीमली फेडरल बार्गेनिंग कहा है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, ये तो सही होगा ही। अब आपको पता है कि आइवर जेनिंग्स ने, मुझे पता है तो आपको भी मेरे स्टूडेंट होने के चलते पता होगा, इन्होंने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा था, मैंने कई जगह बताया भी है, ये पूछा गया है पहले भी। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था। यदि ये दोनों आपको पता है तो डी का 1 से आपका ये क्रैक हो जाता है। मेरे अनुसार से ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है जो मेरे कई स्टूडेंट्स को क्रैक करेंगे। Who is related with the advent of Zionist movement and Zionist Congress? ये जो Zionist movement होता क्या है, जो इजराइल बनी है, वो बनाने की जो मूवमेंट थी जूइज की, ज्यूज, सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, यहूदी कह लीजिए, वो जायोनिस्ट मूवमेंट कहलाता है। उससे रिलेटेड जो है थिंकर या व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, जस्ट ये अर्बिट है इसलिए मैंने टिक मार दिया, एरॉन डेविड मिलर। यदि आपको
इंटरेस्ट हो तो इसके बारे में पढ़िए, और इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया जायनिस्ट मूवमेंट को ये भी पढ़ सकते हैं। यहां पे देखिए कि ये जो मैच करना है ये इससे आपको की है। हेगल आपको पता है कि रैशनल रियल एंड रियल इज रैशनल, इसका एक्सप्लेनेशन मैं भी नहीं दे रहा हूं, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है, ये हेगल ने दिया था। तो बी का 2 और यहां आप देखेंगे तो वाओ, बी के 2 से आपका क्रैक हो जाता है, और ए का 1, बी का 2, सी का 3, मतलब पूरा मैच्ड है। तो आप जस्ट इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन आप पढ़ लें यदि आप आगे एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये खुद बता रहा है कि एक इनकरेक्ट है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी समझ सकते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट G20 इज इनकरेक्ट, और पहला ही इनकरेक्ट है। मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इसमें 20 सॉवरेन नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि इसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो एक मेंबर है और 19 नेशन स्टेट है। तो ए जब गलत हो गया तो क्या बचा, बी सी डी। आपको देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 3 तो सही होना ही है, तो बी सी डी। वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस। यहां देखिए एजर्सन रीजन क्वेश्चन है ये, आपको पता है इसका ऑप्शन कैसे अरेंज होता है। द एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई। अब यहां देखिए थ्योरी वाई का मतलब क्या है कि डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई, मैंने कई जगह आपको बताया है, जिसमें कहते हैं कि थ्योरी वाई ये कहता है कि बहुत सारे जो यहां लिखा है, थ्योरी वाई रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ कंडीशन कंड्यूसिव फॉर द मेंबर्स टू अचीव देयर ओन गोल बाय डायरेक्टिंग देयर एफर्ट टुवर्ड द सक्सेस। बहुत लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको आपको क्लोजली यदि आप गाइड करेंगे तो वो बिदक जाएंगे। ये थ्योरी वाई कहता है। और थ्योरी एक्स कहता है कुछ लोगों को क्लोज सुपरविजन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, हमेशा आपको उसको किक करना होता है, तो वो थ्योरी एक्स है। तो जब तक इस तरह से आप समझेंगे नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल बिहेवियर से इंटीग्रेट होना चाहिए, ये बेसिकली कहना है। अदरवाइज आप गलत लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं और सही लोगों को जो है, जिसको करना चाहिए उसको छोड़ दे रहे हैं। तो ये सही, दोनों ही सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है मेरे अनुसार से। 1 जो है सही है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज आप हो सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन पे, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि डब्ल्यू रोस्टोव, ये मैंने कई जगह बताया है, और यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मेरी यूजीसी नेट गाइड में भी उन्होंने 5 स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया था एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी। आपको पता है कि एक सीरीज ऑफ थिंकर्स थे अमेरिका में 60s में, जिन्होंने कि डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन पे थ्योरी दिया था। रोस्टोव, ऑर्गेन्स्की तो ईस्टर्न वर्ल्ड के थे, लेकिन लूसियन पाई, हटिंगटन, आलमंड, डेविड एप्टर, एडवर्ड सील, इन सब ने वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है डेवलपमेंट पे अपनी थ्योरी दी है। रोस्टोव एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 5 जो स्टेजेस बताया इकोनॉमी का, उसमें तो एक तो प्री इंडस्ट्रियल या कह लीजिए ट्रेडिशनल सोसाइटी यहाँ छोड़ दिया है, लेकिन आप यहाँ कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि पहले प्री टेक ऑफ होगा, फिर टेक ऑफ होगा, फिर मैच्योर करेगा, फिर हाई कंजम्पशन होगा। तो बी से शुरू होगा और ए से खत्म होगा। तो बी से शुरू होता हुआ एक से खत्म होता, ए से खत्म होता हुआ केवल एक ही है, इसलिए आसान है, आपको वैसे भी गेस कर सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म के जो 7 क्रीडो हैं, ये मैंने हर जगह दिया हुआ है, अपने हर गाइड में, डेविड ईस्टन के, उसको यदि आप एक बार देख लेंगे या दिमाग में रख लेंगे तो ये बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि ये इसमें आपको ढूंढना है कौन सही है और कौन गलत है। अधिक से अधिक जो है 2 गलत हो सकता है, एक भी गलत हो सकता है। अब यहाँ देखिए, टेक्निक एंड क्वांटिफिकेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कैसे होगा, क्योंकि ये बिहेवियरलिज्म का है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है इस तरह के ब्रूट क्वांटिफिकेशन से आगे मूव कर जाता है, वो सब्सटेंस पे जाता है, चेंज पे जाता है। उसमें पॉलिटिकल जो थ्योरी बिल्ड करने वाला है वो एक चेंज एजेंट की तरह काम करता है, वो पॉलिटिसाइज होता है थिंकर्स का। और उसमें जो है इसकी ज़्यादा है कि वैल्यू फैक्ट इंटीग्रेशन की बात भी होती है। आप क्यों डेटा जुटा रहे हो, उसका पर्पस क्या है, उसमें सब्सटेंस क्या है, इस बात पे भी जो है वो रिलेवेंट फैक्ट होने चाहिए सब पे है। जो यहाँ पे है सब्सटेंस है, सोशल चेंज है, पॉलिटिसाइजेशन और प्रोफेशन, ये भी वो कहते हैं। तो डी जो है नहीं है, ए बी सी है, आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। सीधा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, और यहाँ चूंकि ऑल ऑफ द अबव है, आप तीनों को पढ़ेंगे तो आपको एकदम लगेगा कि ये तीनों होना चाहिए। मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, आप इसको जस्ट पढ़ लीजिए और समझेंगे आपकी बिल्कुल ये तीनों ही, आपको खुद फील होगा कि यस इट इज करेक्ट एज पर कॉमन सेंस, यदि आपने वाइड रेंजिंग पढ़ाई की है, इसलिए ये सही है।
ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट देखिए। द इंडियाज, मैं 49 नंबर क्वेश्चन पर था, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इज टू डिफेंड कंट्रीज बॉर्डर्स एज डिफाइंड बाय लॉ एंड इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बोलेगा कि ये सही नहीं है? ये तो इतना जनरल स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट उतना ही जनरल है, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इज परसुइंग सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स विद मेजर पावर्स एंड की पार्टनर्स। तो ये दोनों ही एकदम एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि सही दिखते भी हैं, सही हैं, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। Which one of the following is not listed in the classification of colonialism given by Nancy Shoemaker? यही मैं कह रहा था कि पहले आपको पूछा कि किसने 12 टाइप का क्लासिफिकेशन किया कॉलोनिज्म का, यहाँ वो आंसर दे रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कॉलोनिज्म का नैन्सी शूमेकर ने किया है। इससे आप उस क्वेश्चन को जाके ठीक कर दीजिए। यहाँ भले आपको ये अरबी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वहां तो एक क्वेश्चन बन गया ना। वैसे उन्होंने कल्चरल कॉलोनिज्म नहीं दिया था, ये जानना बहुत डिफिकल्ट, इसलिए मैंने अरबिट कहा है। एक्सट्रैक्टिव ट्रेड लीगल है, लेकिन इससे आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन ये हल कर देता है। Which of the following are included in the PM Modi's vision of developed India as पंचप्रण? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिट में नहीं कहूंगा, क्योंकि इस तरह के न्यूज को हम लोग ग्लॉस ओवर कर देते हैं, मतलब हम लोग उसको रुक के ठहर के याद नहीं करते हैं कि एग्जाम में आ भी सकता है। लेकिन अभी जैसे कि पंचप्रण है या 5S है, या जितने भी जो फॉरेन पॉलिसी के जो 3C हैं, ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी में इंडिया किस तरह से जा रहा है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अभी के डिस्कोर्स में, इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी है। इनका जो PM का जो 5 प्रण था यहाँ मैंने लिख दिया, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सब है। आत्मनिर्भर, गोल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया है, यूनिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, दो में है, यूनिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी है, तो ये दो ही इसमें दिखता है। सिक्योरिटी नहीं दिखता, आत्मनिर्भर भारत नहीं दिखता, इंटीग्रिटी नहीं दिखती है, तो इसलिए ये दो जो है B और D, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने लिख दिया है, मतलब थोड़ा क्या, बहुत डिफिकल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू जयप्रकाश नारायण? ये बहुत आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 नहीं रिलेटेड, इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन ये बेसिकली उन्होंने ट्विस्ट किया है कि इसमें से कौन सा जयप्रकाश नारायण से सॉरी रिलेटेड है। अब देखिए, तो संपूर्ण क्रांति के अलावा कुछ भी रिलेटेड कैसे हो, जब एक आपको मिल गया तो, क्योंकि एक ही रिलेटेड है। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विवेकानंद से रिलेटेड है, गणेश उत्सव तिलक जी से, और सूधी आंदोलन दयानंद सरस्वती से, तो इसीलिए ए को आप यदि हटा दीजिए तो क्या बच जाता है? BCD, इजी क्वेश्चन। 53 देखिए, रूसो इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी ड्रू डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 टाइप ऑफ इनइक्वलिटी। ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है, जो मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कन्वेंशनल नेचुरल इनइक्वलिटी, 2 टाइप की इनइक्वलिटी, एक इनइक्वलिटी जो नेचर में है, जो कि बैलेंस आउट हो जाती है, और दूसरा जो हमने क्रिएट किया है सोशल स्ट्रक्चर से, प्राइवेट प्रॉपर्टी से, जो स्ट्रक्चरल जो पावर होते हैं, कौन ऊंचे हैं कौन नीचे हैं, खास करके प्रॉपर्टी एंड नॉन प्रॉपर्टी, वो कन्वेंशनल इनइक्वलिटी है। सो इट इज नेचुरल एंड कन्वेंशनल, तो B एंड D, ये चूंकि 2 यहाँ पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है। Who among the following said political equality therefore is never real unless it is accompanied by virtual economic equality, political power? I don't know ये कैसे पूछ उन्होंने जोड़ दिया है, और ये कैसे सेंटेंस, ऐसे कई इसमें UGC नेट में इंग्लिश में ऐसे हैं जो कि मीनिंग थोड़े वेग हैं, गलत है, स्पेलिंग भी गलत है, उससे अर्थ का अनर्थ भी हुआ है। SIF 2 में मैंने 1-2 क्वेश्चन देखा है जहाँ हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में गलत है। यहाँ पे ये आई डोंट नो अचानक पॉलिटिकल पावर कैसे आ जाता है, लेकिन ये कहने वाले जो हैं लास्की हैं, और डिफिकल्ट है ये सब गेस करना किसने कहा है, ऑलवेज डिफिकल्ट होता है, आप बहुत इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, कॉट्स्की ने कहा है या लास्की ने कहा है। मिल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चूंकि ये भी मार्क्सिस्ट थे, ये भी एक तरह से लेफ्टिस्ट थे। 2 स्टेटमेंट देखिए 55 में, सोशल एक्शन एंड सोशल रिफॉर्म हैव नॉर्मेटिव एंड। नॉर्मेटिव एंड क्या होता है? मतलब कि जो आप सब्जेक्टिव एंड तय करते हैं, नॉर्म, वैल्यू, बिलीफ, कि आप क्या अच्छा सोचते हैं। सोशल रिफॉर्म यही तो होता है कि पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, विधवा विवाह नहीं होनी चाहिए, तो नॉर्म है ना, आप यदि तय कर ले कि नहीं होनी चाहिए, यदि नॉर्म आपका वही सही है, तो नॉर्मेटिव एंड होती है इसकी, मतलब कि वैल्यू लोडेड एंड होती है, समाज जो तय करे कि अच्छा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। सोशल रिफॉर्म इज ओनली वन फील्ड ऑफ सोशल एक्शन, द स्कोप ऑफ सोशल एक्शन इज मच वाइडर। जो मैंने 5 मिनट तक मैंने पढ़ा, मुझे तो उल्टा लगता है कि सोशल एक्शन जो है वो सोशल रिफॉर्म का एक पार्ट बन जाता है। सोशल एक्शन एक तरह का डायरेक्ट कलेक्टिव एक्शन है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म का बहुत वाइड दायरा है। तो मेरे अनुसार से ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, ये रॉन्ग, उल्टा होना चाहिए, और इसका सही आंसर जो है, सही आंसर होना चाहिए 3, लेकिन इसका आंसर है 1। तो मैं कहूँगा कि और जो है पढ़ लीजिए, लेकिन ये पोटेंशियल चैलेंज करने के लिए बनता है। ये देख लीजिए, मुझे लगता है कि ये फॉल्स होना चाहिए। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा टास्क छोड़ रहा हूँ।
लेकिन आप और रिसर्च करके शायद इसको चैलेंज कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप हैज गॉन आउट ऑफ फैशन अमंग पॉलिटिकल थिंकर। लाइन बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन जानना उतना ही डिफिकल्ट। वन गन्स्टेरन और एकदम अरबिट है, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए। चेस्टर बर्नार्ड पे तो कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूर करना चाहिए। मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है और चेस्टर बर्नार्ड एंड एमपी फॉलेट पे आपको डेफिनेटली जो है कई क्वेश्चन आते हैं और सभी आसान आते हैं। According to Chester Bernard, in organization, the accomplishment of a common purpose through the persons contributing toward it can be achieved only, again sentence थोड़ा, it can be achieved only through authority, span of control, rigid rule, communication. आप पूरी इनकी दी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी देखेंगे तो वो कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। सारा जो कोऑर्डिनेशन है, इवन ऑथोरिटी इज अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन ऑथोरिटेटिव होता है उस पर उन्होंने बात किया। तो यदि आप इतना भी जानते हैं तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो है ये कॉमन पर्पस अचीव किया जा सकता है। बर्नार्ड विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर मेड बाय राहुल मुखर्जी इन हिज बुक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया। वही मैं कह रहा था, आगे चल के जो है 1990s में 1 में जो रिफॉर्म हुआ इस पर राहुल मुखर्जी का क्वेश्चन पूछा है। इस यहाँ पे भले आप उसको ना बना पाए, यहाँ उसको ऑर्बिट लगे सुमेकर की तरह, लेकिन आपको वो क्वेश्चन जो पीछे मैंने बताया था वो ये सॉल्व कर देता है कि वहाँ राहुल मुखर्जी होगा। वैसे इसका आंसर सी एंड डी है, पढ़ लीजिएगा। वेरी डिफिकल्ट इसमें से कौन पिक करें कौन ना करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक जो ऑथर है उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है। जब तक आपने उनकी ये बुक को पढ़ा नहीं है तब तक कैसे आप कर सकते हैं, या उनके बारे में आपने कोई आर्टिकल ना पढ़ा हो। डिफिकल्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत आसान है। यहाँ मैं आपको एक हमेशा मैं ये टिप देता हूँ कि आप इस तरह क्रोनोलॉजी में आपको पूरा नहीं जानना है कि कौन पहले आया कौन बाद में, ये ब्रूट नॉलेज कहते हैं। आपको जस्ट एक पेयर का भी यदि पता है दो कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि केशवानंदा भारती 73 में आया था और ये 1980 में आता है मिनर्वा मिल। तो ए बी होगा, बी ए जिसमें भी उसको हटा दीजिए। यहाँ बी ए है, इसको काट दीजिए। यहाँ ए बी है तो चलिए ठीक है, यहाँ ए बी है तो ठीक है, यहाँ बी ए है। तो आपका 50-50 गेम आपने एक ही से खेल लिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में, ये दोनों में ए बी है, इसका मतलब दोनों सही हो सकते हैं उस बेसिस पे, लेकिन ये सी से शुरू होता है, मतलब केशवानंदा भारती सबसे पहले हुआ है, और ये ए से शुरू होता है मिनर्वा मिल, सॉरी ओके, ये सी से शुरू होता है, मतलब गोलकनाथ से शुरू हो रहा है, और ये ए से शुरू हो रहा है केशवानंदा। आपको पता है कि गोलकनाथ जो है केशवानंदा से पहले आया है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही होगा, मतलब सी ए होगा, ए सी नहीं होगा। एक दूसरा भी पेयर आप ढूंढ सकते हैं कि पहले सी हुआ है और फिर ए हुआ है। इसमें चूंकि सी ए है और इसमें ए सी है, इसलिए ये इससे छट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा हमें पता भी नहीं था कि मनिका गांधी, मान लीजिए नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्रैक इस तरीके से कर सकते हैं। Dr. B.R. Ambedkar was a member of which of the following committee which was also called India Franchise Committee? इसको आप गेस कर सकते हैं। कैसे कैसे मैंने गेस किया। अब देखिए, अशोक मेहता कमेटी ये सब 77 में बनी है, बलवंत राय ये सब उनके डेथ के बाद या मतलब उनके सीन से चले जाने के बाद हुए, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता है। 50-50 गेम तो आपने ऐसे ही खेल लिया कि इसमें वो मेंबर हो ही नहीं सकते हैं। ये सब आज़ादी के बाद का है, बहुत बाद का। लोथियन ये तो पहले थोड़ा है लेकिन ये बाद का है। लोथियन ये 1957 में आया था, तभी भी आप समझ सकते हैं शायद उनका डेथ भी 56 या 57 में हुआ था। लोथियन कमिटी या साउथ बोरो, अब ये आप देख के आपको लगेगा कि फ्रेंचाइजी से रिलेशन साउथ बोरो का क्या होगा, बोरो का। तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि ये लोथियन कमिटी होगी, जैसे मैंने गेस किया और ये सही गेस है। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट 50-50 तो कोई भी मेरा स्टूडेंट कर सकता है। अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन ऑर्डर ऑफ द रेकरेंस। बिल्कुल अरबिट है, मुस्कुरा के आगे बढ़िए। इसका आंसर ये है, पढ़ लीजिएगा। चूंकि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन आपके सिलेबस में है, तो यदि ये इतना डीप चाहते हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिए। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जितने हुए हैं उसका नाम, लाइक प्रोवाइड कंफर्ट, टर्क्स, अलाइड फोर्स, ये सब पढ़ लीजिए तो शायद आप इसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में है। Two important institutions that contributed significantly to the development of administrative theory. Again ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को डेवलप करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन जिसने कंट्रीब्यूट किया होगा, क्या वो इस दोनों से कोई बढ़ के है। मिलिट्री जहां आपको आया, मिलिट्री से आपको पता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, मेनी थिंग्स जो है मिलिट्री से आया है, लाइन, स्टाफ एंड ऑल। मिलिट्री किसी में नहीं है,
इवन चर्च की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, वहाँ से भी आया, लेकिन खास करके मिलिट्री देखते ही आपको इसको ठीक मानना चाहिए, उससे बेहतर कोई नहीं है इसमें। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंस विच कंट्रीब्यूट टू नॉन परफॉर्मेंस? आपको कोई नहीं जानना है, ये बिल्कुल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या मतलब कि नॉन परफॉर्मेंस किसी इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी कह सकते हैं। अब यहां पे देखिए, लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्या आपको लगता है कि ये जो है सिन होगा, पाप होगा? ऑफ कोर्स ये एक हैम्पर हो सकता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है लो परफॉर्मेंस का, लेकिन नॉन परफॉर्मेंस का नहीं। आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, तो डी को एलिमिनेट कर दीजिए, मैं कह रहा हूं। तो डी डी डी, तो ए बी सी। डॉगमेटिज्म, मतलब आप साइंस पे नहीं चल के आप कोई किसी डॉगमा और कहीं से जो इसको बोलते हैं ना, कुछ किसी से सुन लिया और बिना उसको वेरीफाई किए उस पर चलते हैं। लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव नहीं रखते हैं। अटेम्प्टिंग टू डू सेवरल थिंग्स एट ए टाइम, ये सब तो सिन है, मतलब ये सब नहीं करना है आपको। Who among the following claimed that the science of politics was no longer than himself? ये एकदम अर्बिट है, लेकिन एक बार यदि आप जान जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि ये हॉब्स ने कहा था। वैसे यहाँ पे लैंग्वेज पता नहीं कितना अच्छा दिया गया है, लेकिन इट्स ए काइंड ऑफ क्लेम बाय हॉब्स की उनका थ्योरी एकदम बिल्कुल प्योर साइंटिफिक है, साइंस पे बेस है। ये उनके कहने का मतलब है इस लाइन में। ये आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। COP27 शर्म से इजिप्ट में हुआ है पिछले साल ही, तो ए के 4 से आप 50-50 खेल लेते हैं। आप देखिए ये दोनों गायब हो जाता है। और जैसे ही आपको ये पता होगा, मैंने आपको ये सब बताया है कि जो अभी हाल में हुए हैं उसको याद कर लीजिए। उसमें 19th एशियन समिट नोम्पे कंबोडिया में हुआ था, तो बी का 3 और बी का 3, और इससे आपको एक क्रैक हो जाता है। बाकी तो आप गेस भी कर सकते हैं। अभी देखिए 14th या 15th ब्रिक समिट होगी, 14th होगी शायद, और वो कि बहुत पहले जो है, तो ये यूफा कहाँ है? रसिया में है, आप चेक कर लीजिएगा। और अरब लीग जो है अल्जेरिस में, तो आप गेस भी कर सकते हैं, वैसे उतना जानने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये तो इनवैलिड हो जाता है। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इसके 3 और 4 ऑप्शन दोनों सेम है, तो आप इसको चैलेंज कर दीजिए, इसको इनवैलिड कर दीजिए। इन्होंने इसका आंसर 4 दिया है, दोनों सेम ऑप्शन है। इंग्लिश वाले में हिंदी में पता नहीं क्या अलग कर दिया है। वैसे ही आसानी से आप इसको क्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजरियल रिवॉल्यूशन जो है आप बर्नहम को दे देंगे, तो बी का 1 से ही 50-50 गेम खेल लेते हैं आप। और थ्योरी ऑफ मैसेज जो है ये गैसेट का है, इससे भी जो है ए के 2, तो आप ए का 2, खैर यहाँ से आपको नहीं बनता, लेकिन मास माइंड जो है रॉबर्ट माइकल, तो उससे आपको ये जो है क्रैक हो जाता है। Who among the following is founder of Nalanda College of Buddhist Studies, Canada? ये आप बिल्कुल आसानी से गेस कर सकते हैं। मैंने ऑफ कोर्स उसको ऑर्बिट रखा है, क्योंकि देखिए अश्व घोष, चंद्र कीर्ति, बुद्ध घोष, ये सब हिस्टोरिकल, मतलब ईसा से पहले सबके फिगर, या उस समय के 2000 साल। तो कनाडा उस समय कहाँ कनाडा था 2000 साल पहले? देयर वाज नथिंग लाइक कनाडा। तो एक ही इसमें हो सकता है, और ये देख के भी लगता है कि ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है ऑल, तो आप इसको गेस कर सकते हैं। With which book is the following statement related? Law is the command of that person whose percept contains in the reason of obedience. इस सेटर या जो भी मॉडरेटर है उसको हॉब्स से बहुत प्यार है। उन्होंने फिर हॉब्स का जो बुक है, डी साइवे या डी सीबे, कैसे पढ़ते हैं, जैसे भी, तो डी सीवे उस बुक से लिया गया है, लेकिन बिल्कुल अर्बिट है, इसलिए आप मुस्कुरा के आगे बढ़ सकते हैं। Who gave the idea of breakdown of modernization? Difficult, ऑर्बिट में नहीं बोलूंगा, जानना चाहिए। बेसिकली जो है आइजनस्टाट क्या कहते हैं इसमें, वो कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो है कई कारणों से जो है, मतलब ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अमेरिकन थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन है वो फेल कर गई, ब्रेक डाउन कर गई कई डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ की मॉडर्नाइजेशन के बजाय जो है वो बैकवर्ड मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया। तो इस बात को वो आइजनस्टाट उठाते हैं। ये भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के क्रिटिकल अप्रोच है। तो डिफिकल्ट, ऑर्बिट नहीं लेकिन डिफिकल्ट, मतलब कई स्टूडेंट मेरे नहीं कर पाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस टू अकॉर्डिंग टू मैस्लो स्केल ऑफ नीड हायरार्की। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड, हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी एंड मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स एंड वाई, आपको इन्स एंड आउट जानना है एटलीस्ट आर्टिकल लेवल तक। तो ये मैंने यहाँ दे भी दिया है। इसमें आप देखेंगे तो पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, रोटी कपड़ा मकान, फिर सेफ्टी नीड है, कोई आके मार ना दे, फिर सोशल नीड है, लव बिलोंगिंगनेस, फिर आपका सेल्फ स्टीम का नीड होता है, ईगो, कि हमारा ईगो सेटिस्फाई, फिर लास्ट में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड ए से शुरू होगा और सी से जो है वो अंत होगा।
तो ए और सी से शुरू होता हुआ 2 है, तो सब बाकी को काट दीजिए। अब यहाँ देखिए कि स्टीम नीड जो है वो बी से बाद में आएगा, तो बी डी होगा, और बी डी यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे डी बी है, इसलिए इसको हटा दीजिए तो एक ही बच जाता है। दिस वे यू कैन ऑलवेज एलिमिनेट। वैसे तो इसको आप जानते भी होंगे। 71 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ ये आपका काम आसान कर देता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आपको तो सभी हैं, एक गलत है या 2 गलत है। यहाँ देखिए डी तो सीधा गलत होता है, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज है, ना कि 16 ईयर्स ऑफ एज। और ये आपको हेल्प कर देता है डी को एलिमिनेट करने में, और डी को जब आप एलिमिनेट करते हैं तो आपका एक ही बच जाता है, आपको बाकी देखना भी नहीं है। ये सब आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट्स हमें दिए हैं। द टर्म वॉर ऑफ मैनूवर एंड वॉर ऑफ पोजीशन, इस टाइप के कोई भी जो टर्म होंगे ना, वो जहाँ की डोमिनेंट, डोमिनेशन, जिसको कहते हैं एक क्लास जो है वो हेजोमनी अपनी इस्टेब्लिश करता है, ये सब जो है वॉर ऑफ मैन्यूवर, वॉर ऑफ पोजीशन, सब हेजोमनी इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस है। तो आप ग्रैम्स्की को याद कीजिए, आप गेस भी कर सकते हैं। और वॉर ऑफ मैन्यूवर जो है एक तरह का डायरेक्ट डोमिनेशन की प्रोसेस है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। वॉर ऑफ पोजीशन जो है वो आइडियोलॉजिकल होती है, आप स्लोली मीडिया डिस्कोर्स इसके थ्रू अपनी जो है हेजोमनी बनाते हैं या डोमिनेंस बनाते हैं। ग्राम्स्की। रीजन रिजर्वेशन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये कौन कहेगा नहीं? यदि पीपल सॉवरेन है तो फिर उसको आप क्या, उसको आप यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज ही नहीं देंगे तो वो सॉवरेनिटी क्या है? रीजन है द सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी इज पीपल एंड दस एवरी एडल्ट शुड बी गिवन द राइट। मतलब इससे आसान क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर एसोसिएटेड विद जॉन रॉल। ये भी आसान है, लेकिन इसको आप चैलेंज कर सकते हैं मेरे अनुसार से। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि इसको प्योर प्रोसीजरल जस्टिस माना है, जबकि रॉल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है प्योर प्रोसीजरल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा सब्सटैंटिव एलिमेंट भी मिला हुआ है। प्रोसीजरल जस्टिस वो होता है जहां आपने रूल रेगुलेशन बना दिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना दिया, दैट्स ऑल। यदि रूल फेयर हैं, लॉ फेयर हैं और उसको इम्प्लीमेंट फेयरली किया जा रहा है तो जस्टिस जो है वो भी होगा और जस्टिस फेयर होगा, इस टाइप की बातें कहना। लेकिन यही केवल जो है रॉल की नहीं है। रॉल का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, डिफरेंस प्रिंसिपल जो है, वो काफ़ी नॉर्मेटिव भी है और काफ़ी सब्सटैंटिव है। वो जो डिफरेंस प्रिंसिपल है दैट इटसेल्फ इज सब्सटैंटिव। इसीलिए ये सी को ये सही मानते हैं। ये क्या मानते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस, प्राइमरी सोशल गुड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये ए बी सी इन्होंने आंसर दिया है, जबकि इसका आंसर मेरे हिसाब से ए बी होना चाहिए था, ए बी सी नहीं होना चाहिए था। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं मेरे अनुसार से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वही है, उस पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होती है, जैसे कि बजट के थ्रू, स्टाफ एजेंसी के थ्रू, सिविल सर्विसेज कोड के थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू, और एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल होती है, पार्लियामेंट्री कमिटी के थ्रू होती है, पार्लियामेंट पिटिशंस, क्वेश्चन आवर एंड ऑल। एंड थर्ड जो जुडिशियल कंट्रोल होता है, लाइक जैसे कि मंडोमस है, एंड मेनी जो जुडिशरी जो आपको गाइड करती है, आपको बताती है या कई बार कमांड करती है। सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर तो लीगल में चला गया, सूट मतलब लीगल हो जाती है, आपसे पैसे वसूलने के लिए, उस टाइप के जो किए जाते हैं डैमेज के लिए। तो ए बी सी डी मतलब ये नहीं होगा। ई को आप हटा सकते हैं, तो ई यदि हटता है तो आपका एक ही बच जाता है, बस एलिमिनेट ई, इसलिए मैंने दिया आसान। ये क्वेश्चन कॉमन सेंसिकल है, केवल संवादिनी जो है, इस वर्ड से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। संवादिनी का मतलब क्या होता है? संवाद, कम्युनिकेशन। अब इसमें कौन सा ऑप्शन, इसको तो हटाई दीजिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल मूवमेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, वायलेंस कम्युनिकेशन से नहीं है, लेकिन लिटरेरी मूवमेंट ऑलवेज कम्युनिकेशन है, संवाद है लिटरेरी मूवमेंट। तो दलित फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने जस्ट ऐसे सोचा, और कोई भी मेरा स्टूडेंट यदि ठंडा दिमाग रख के सोचेगा तो बोलेगा संवादनी इसमें से यही होगा। Who among the following rejected the claim of universal sisterhood? ये बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज इसमें ना ब्लैक एंड मार्क्सिस्ट में हो सकते हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन चूंकि मैंने आपको पढ़ाया है तो ब्लैक फेमिनिस्ट जो है वो यूनिवर्सल सिस्टरहुड को रिफ्यूट करती हैं। बेसिकली क्या यूनिवर्सल सिस्टरहुड क्या था? जो रेडिकल फेमिनिज्म, जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म था, उसमें जो था कि एक कॉन्शियसनेस रेजिंग जो है मूवमेंट चलाया जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग फीमेल।
फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हैं, और किस तरीके से जो है फेमिनिन जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी अच्छा बनाना, उसको उसकी हायरार्की में जो लोअर रखा है उसके अगेंस्ट लड़ना, पैट्रियार्की को तोड़ना एंड ऑल। उसमें एक ये भी था यूनिवर्सल सिस्टरहुड, मतलब सभी जो औरतें दुनिया भर की हैं उनकी समस्या एक है, मतलब हम लोग एक बहन जैसे हैं। लेकिन ब्लैक फेमिनिस्ट कहती हैं नहीं, इंटरसेक्शनलिटी होती है, रेस कहीं ना कहीं जो है वो और आगे आ जाता है। कोई ब्लैक वुमेन की समस्या, जैसे इंडिया में दलित वुमेन कह सकती है कि वुमेन होना तो एक अभिशाप है मान लो, बिकॉज हमें हायरार्की में नीचे रखा जाता है, मर्दों द्वारा दबाया जाता है। लेकिन दलित वुमेन होने का क्या मतलब होता है, आप समझो वो कितना, और जो है इंटरसेक्शनलिटी कैसे हमें काटती है। दलित पहले ही जो है और दबा कुचला है उसकी औरतें, सेम वे जो है ब्लैक फेमिनिस्ट भी यही कहते हैं, इसलिए वो उसको काटते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पोस्ट कोलोनियल फेमिनिज्म। अब यहां पे देखिए मैं कह रहा हूं कि आप डी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो डी को यदि आप एलिमिनेट करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। और क्यों डी एलिमिनेट करेंगे, आप बाकी जब पढ़ेंगे पोस्ट कोलोनियल फेमिनिज्म, देयर इज एन यूनिवर्सल अप्रोच टू अंडरस्टैंड सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन। देखिए यूनिवर्सलिटी को सीधा जो है पोस्ट कोलोनियलिज्म जो है काटता है। यूनिवर्सल अप्रोच तो मतलब यही है ना कि हर जगह जो है एक ही तरह से, अभी हम लोग यूनिवर्सल सिस्टरहुड कह रहे थे, लेकिन पोस्ट कोलोनियल फेमिनिज्म कहते हैं कि कोलोनियलिज्म और कोलोनियल कंट्री में रहने वाले जो औरतें हैं उनकी समस्या यूनिक है। तो यूनिवर्सल अप्रोच को काटेंगे तो डी को यदि एलिमिनेट कीजिएगा तो ये सब एलिमिनेट हो जाएगी, आसानी से बन जाएगा। आसान क्वेश्चन इसके चलते, एलिमिनेशन टेक्निक के चलते। लैंडर उर्विक, गुलिक उर्विक वाले, हैज आइडेंटिफाइड 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ दोज राइट। अब देखिए इनका जो 8 प्रिंसिपल तो ये था, अब ये तो डिफिकल्ट है, अरबिट नहीं है, जानना चाहिए, आप आगे के लिए हमेशा जान जाइए। तो उसमें देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन नहीं है, बाकी हैं, तो चलिए ठीक है, आप एक बार के लिए रख लीजिए तो आगे काम आएगा। Which of the following pairs is incorrect regarding the special power of the governor of various state? Pairs, पेयर, अच्छा ओके, स्टेट एंड ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आप कंफ्यूज, देखिए इन सब में तो आपको लगेगा कि हाँ होगा क्योंकि ट्राइबल एरिया है, लेकिन महाराष्ट्र तेलंगाना 371 आर्टिकल पता होते हुए भी आप कंफ्यूज करेंगे कि महाराष्ट्र में है या तेलंगाना में है। वैसे तेलंगाना बहुत नया स्टेट बना है, तो आप ये गेस कर सकते हैं कि इस तरह की उसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शायद नहीं हुई है, इसलिए महाराष्ट्र में हुई होगी। 371 आर्टिकल में ए से लेके बी सी डी हर स्टेट को कुछ कुछ जो है स्पेशल काइंड ऑफ डिस्क्रिशन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, और वो गवर्नर के थ्रू होता है। तो ये यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको महाराष्ट्र का मिलेगा, कर्नाटका का मिलेगा, कई स्टेट के मिलेंगे। तो इसलिए मतलब कि तेलंगाना वाली सही नहीं है, लेकिन वेरी डिफिकल्ट, इसलिए मैंने इसको डिफिकल्ट रखा है। मतलब डिफिकल्ट मेरे कहने का मतलब है कि मेरे अधिकतर स्टूडेंट इसको नहीं बना पाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर, ये भी डिफिकल्ट है क्योंकि बिल्कुल डिफिकल्ट है। इसको मैं अरबिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वुमेन्स मूवमेंट आपको पढ़ने हैं, तो इस तरह के आपको जानने चाहिए। इसका सही आंसर 3 है, आप और इस पर पढ़ लीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये बहुत आसान है, आप इसमें वो ए बी मतलब पेयरिंग कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट जनरेशन राइट आपको पता है कि सिविल पॉलिटिकल राइट है, सेकंड जनरेशन राइट जो इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट है, और थर्ड जनरेशन राइट कलेक्टिव या ग्रुप राइट है। यदि आपको ये पता है तो ए डी ई तो बिल्कुल ही सही है, और 3 ही आपको चूंकि सही है तो ये तो ऐसे ही सही हो गया, क्योंकि सेकंड जनरेशन में कलेक्टिव नहीं है और थर्ड जनरेशन में पॉलिटिकल राइट नहीं है, वो फर्स्ट जनरेशन में। ईजी। अकॉर्डिंग टू गांधी, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। गांधी जी के लिए जो बेसिकली ये डिओन्टोलॉजिस्ट थे, डिओन्टोलॉजिस्ट इमैनुअल कांत की तरह, मतलब इसमें कि मीन्स और एंड दोनों जो है सुचिता वाले होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि बाई हुक एंड बाई क्रूक आप सफलता प्राप्त कर लें, जिसको टेलियोलॉजी प्रिंसिपल कहते हैं, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म है। तो इनके लिए एंड्स एंड मीन्स आर इंटर रिलेटेड, बोथ मैटर, और दोनों जो है मोरल होनी चाहिए। ये नहीं कि देयर इज नो रिलेशन, इन जस्टिफाइड द मीन, नो मीन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ। तो आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स ऑफ राज्य सभा आर रिक्वायर्ड टू मूव ए मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ ए जज? ये आप गेस कर सकते हैं। आप देखिए 50 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीजों के लिए चाहिए होता है, 50 जो है प्रपोजर, 50 सेकेंडर एंड लाइक दिस।
इसी तरीके से 6 महीना 6 वीक ये सब भी स्टैंडर्ड है। तो 50 आप गेस करेंगे उतना ही चाहिए होता है, इतने मेंबर रिक्वायर्ड होता है मोशन ऑफ इम्पीचमेंट के लिए। यही सही आंसर है। सावरकर कब बने हिंदू महासभा के अध्यक्ष? ये 7 या 6 साल तक रहे थे, 6 या 7 साल तक। तो ये सब हम लोग जानते हैं, ये डेट जो है ऐसा कोई अर्बिट नहीं है, क्योंकि उनके बारे में इतना ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। तो वी नो कि 1937 से 1943 तक रहे थे। ये भी बहुत आसान है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी कठिनाई हुई कि आप अरबिंदो को उन्होंने हिंदुत्व से मैच किया। वैसे हिंदू पे उन्होंने काफ़ी कहा है, लेकिन हिंदुत्व आप सावरकर से मैच करके आप इसमें फंस भी सकते हैं। लेकिन उससे आप फंसेंगे इसलिए नहीं क्योंकि और मैच करेगा नहीं, क्योंकि बी का जो है वो आपको पता है कि 2 होगा, और कबीर जो है बानी, जो गुरुवाणी है उसमें उनका है। तो बी का 2 जो है, बी का 2, वाओ, ये तो ऐसे ही आपको हल हो जाता है क्योंकि बी का 2 केवल एक में है। तो इससे जो है आप देख सकते हैं कि एक ही मैच हो सकता है कि ए का 1 और डी का 4 कल्चरल नेशनलिज्म सावरकर से मिला है। विच इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द बिलो? तो ये जो है यहाँ पे भी मैंने जो है सीबी गेम खेला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तारकुंडे कमेटी बहुत पहले बन गई थी गोस्वामी कमेटी से, तो पहले सी आएगा बाद में बी आएगा। गोस्वामी कमेटी तो 90 में बनी थी। तो सी बी यदि आप देखें कि किसमें किसमें है, इसमें है और इसमें तो बी सी है, तो ये खत्म हो गया। इसमें जो है सी बी है, इसमें भी बी सी है, तो ये 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है इलेक्शन कमीशन की कैंपेन अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये बाद में आई है। मतलब इवन गोस्वामी कमेटी जो 1990 या 1991 सब में आ गई थी, उसके बाद की ये है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे जो उनका है। यदि आप थोड़ा बहुत भी इसको याद कर सके, रिकॉल कर सके या वाइड रेंजिंग पढ़े हो, तो डी जो है वो बाद में आई होगी। तो यहाँ पे डी चूंकि बाद में है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको 50-50 गेम तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। Who said the function of science is to describe and that of philosophy is to explain? Therefore, philosophy is called the science of science. ये आप एक तरीके से गेस कर सकते हैं, मैंने भी गेस किया, क्योंकि इस तरह से जो है साइंस और फिलॉसफी को जोड़ने वाले जो हैं, आप ये साइंस से बहुत ज़्यादा जो है बहुत प्रभावित गांधी जी नहीं थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी उस तरह के साइंटिफिक टेम्पर के नहीं थे। अब विवेकानंद जी का भी अलग झुकाव था, कल्चर, नेशनलिज्म एंड ऑल। तो एम एन रॉय जो हैं वो डेफिनेटली ऐसे नज़र में आते हैं कि ये होंगे, और यही सही है। Which of the following are not the formal mode of people's participation in administration? मतलब people कैसे participate करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में? वो रिकॉल कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन के थ्रू करते हैं। रिवॉल्यूशन कोई फॉर्मल मीन तो है नहीं, ये तो कोई नहीं बोलेगा कि फॉर्मल मोड है रिवॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंट्री एज पर देयर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रॉम हायर टू लोअर 20। ये डिफिकल्ट है, आप बहुत जगह कंफ्यूज कर सकते हैं कि बहरीन ऊपर होगा कि चाइना नीचे होगा कि ब्राज़ील। ये आप जरूर कह सकते हैं कि चाइना, मतलब चाइना इंडिया से ऊपर होगा, ये आप कह सकते हैं। तो आप ऐसे इसमें थोड़ा सा बढ़ सकते हैं आगे कि बी डी जो है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पर कैपिटा इनकम भी एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, तो चाइना बहुत आगे हो जाता है। तो बी डी होगा। तो बी डी यदि देखें तो यहाँ पे बी डी है, यहाँ बी डी है, यहाँ बी डी है, तो इससे आपको कुछ बनता नहीं है। यदि आप ये कहेंगे कि बहरीन जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री है, ऑयल कंट्री, तो उसका पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, तो वो बहुत ऊपर हो सकता है। तो यदि आप इससे जाएं कि ए डी है, तो फिर भी आपका जो है कुछ खास बनता नहीं, केवल एक यहाँ पे मिटता है। तो मॉरिशस जहाँ के लोग घूमने जाते हैं, और उसको भी यदि आप माने कि इंडिया से ऊपर है, क्योंकि मॉरिशस आपको पता है कि एक आइलैंड है, उसकी इकोनॉमी टूरिज्म के चलते काफ़ी आगे हो गई है। यदि आप ई डी करके देखें तो ई डी भी यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इस तरह से बनता नहीं है, इस चलते ये डिफिकल्ट हो गया है। इसका जो सही ऑप्शन जो है ए है, मतलब कि बहरीन सबसे ऊपर है, उसके बाद मॉरिशस आ जाता है, फिर जो है चाइना है, फिर ब्राज़ील है, और लास्ट में इंडिया है। तो इसलिए मैंने इसको डिफिकल्ट रखा है। यहाँ पे मैंने 26 में और 3-4 जोड़ देते हैं, तो मैं मुझे लगता है 29 तक हो सकता है आउट ऑफ यहाँ पे 71 क्वेश्चन हो सकता है। 71 में से अभी भी मैं सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो 60 क्वेश्चन तक तो मैनेज कर लेंगे, और जो बाकी 40 बचेगा उसमें तो वो लड़ झगड़ के या ए बी करके भी जो है वो 10 जो है ला पाएंगे मिनिमम। तो इसका मतलब ये है कि सॉरी,
60 प्लस 40 में से 10, राइट? सो 60 प्लस 10 70। इसलिए मेरे अनुसार से मुझे लगता है कि स्टिल इस पेपर में कट ऑफ जो है नेट ऑब्लिक JRF का 70 के आसपास जाएगा। हो सकता है कि 70 में, मतलब यदि आप 70 इसमें लाते हैं और 30 से ऊपर पेपर 1 में लाते हैं तो आप JRF भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा टफर साइड में तो है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कॉमन सेंस से बनते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक से बनते हैं, और दिमाग को ठंडा रख करके भी बनता है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें। तो मैं बार बार ये मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पेपर आपको ये चीख चीख के कह रहा है कि ब्रूट नॉलेज से केवल जो है आप सॉल्व नहीं कर सकते यूजीसी नेट के पेपर को। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये दो जो गाइड है, यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं दिसंबर में, तो इससे बेहतर दो रिसोर्स आपको मिल नहीं सकता। एक इंस्टामोजो पे PDF फॉर्म में है और एक अमेजन पे किंडल वर्जन में। और सिर्फ 2 का वीडियो लेके आज ही मैं आऊँगा। आप चैलेंज चूंकि आपको करना है, इसलिए मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए विदा।